हे गाइस, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2019 का। और ये पार्ट 2 है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हमारी पेपर 1 की सीरीज भी चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके स्पेशली सीडीपी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मूव करते रहते हैं पेपर 1 से पेपर 2 का। ऐसा कोई डिसाइडेड फिक्स पैटर्न नहीं होता कि ये जो क्वेश्चन है वो पेपर 2 में आएंगे और ये वाले क्वेश्चन जो है पेपर 1 में आएंगे। दोनों में ही आ सकता है कोई भी क्वेश्चन। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगी यहाँ पे। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं बल्कि DSSS एनवीएस और केवीएस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करो, ताकि जो बेनिफिट आपको मिल रहा है आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। तो शुरू करते हैं फटाफट से आज का डिस्कशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, राइट। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होता है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम वही होता है जहाँ पे बच्चे को खुद से करने का मौका दिया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, जो जॉन डुए ने की थी आपकी। तो प्रोग्रेसिव वाली एजुकेशन ध्यान रखना किसने दी थी, जॉन डुए ने दी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ये भी हो गया आपका एक्स्ट्रा। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी कि प्रगतिशील कक्षा में नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, लर्नर के द्वारा कंस्ट्रक्ट की जाती है नॉलेज, या फिर नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर, जो नॉलेज है वो रिसीव की जाती है पैसिवली बाय द लर्नर, मतलब कि बस जो टीचर बोलता रहता है वो पैसिवली सुनता रहता है। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज, मतलब एक रोड मेमोराइजेशन होता है जो आपको प्रोवाइड करा दिया गया एज इट इज, आप उसको क्या कर देते हो, प्रोड्यूस कर देते हो। जैसे जैसे एज इट इज टीचर ने बताया वैसे ही आप कर देते हो। या फिर ऑप्शन क्या है, नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर, या फिर जैसे जैसे टीचर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए आप उसको क्या करते हो, रिकॉल करते जाते हो, दोहराते जाते हो लर्निंग को। तो अब आप खुद बताओ इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो अगर आप नीचे के 3 ऑप्शंस को देखोगे भाई, तो ये देखो ये सारे नेगेटिव एग्जांपल्स हैं आपके। ना तो हम पैसिव लर्निंग की बात करते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर, ओके। निष्क्रिय होता है पैसिव का मतलब, ठीक है। तो निष्क्रिय तो नहीं भाई, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा ना बच्चा, तो जब सीखेगा अच्छे से तो। या फिर रिप्रोड्यूस करेगा नॉलेज को, या फिर क्या करेगा, रिकॉल करेगा। नहीं, ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, लर्नर जो है खुद से कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यानी कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है किसके अंदर, प्रगतिशील कक्षा के अंदर या फिर प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड, जो आपकी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है या फिर सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। ऑप्शंस आर ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओनली समेटिव असेसमेंट, या फिर नाइदर फॉर्मेटिव और नॉट समेटिव असेसमेंट। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजी। तो आपको पता होगा जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन लाया गया था ना, वो लाया ही इसलिए गया था ताकि आप फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों तरीकों से असेस कर पाए बच्चों को। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आया था फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या होती है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो आप जब आप लेसन डिलीवर कर रहे होते हो स्टूडेंट को, तो साथ साथ में जब आप डिलीवर करते हो ना तभी उनके डाउट्स क्लियर करते जाते हो। लाइक क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया आपका, बच्चों को आपने होमवर्क दे दिया, तो ये वो असेसमेंट होती है जो साथ साथ चलते जाती है। और इसलिए की जाती है ताकि टीचर को पता लग सके कि बच्चों को के अंदर कहाँ कंफ्यूजन है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, और वो उसको नेक्स्ट क्लास में या उसी टाइम पे क्या कर सके, सॉर्ट आउट कर सके, ओके। और जो समेटिव असेसमेंट है आपकी, ये लास्ट में की जाती है जब आपकी पूरी यूनिट खत्म हो जाती है या सेशन खत्म हो जाता है आपका, तब आपकी समेटिव असेसमेंट की जाती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रेड करते हैं बच्चों को, ओके। तो जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है इसके अंदर आपकी फॉर्मेटिव एंड समेटिव दोनों आती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ, यानी कि इसके अंदर आपकी संकलनात्मक और संरचनात्मक दोनों ही आकलन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। A student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically परफॉर्म पुअरली इन academics। मतलब एक बच्चे को ना हर जगह से यही सुनने को मिलता है कि जो उसके सोशल ग्रुप के जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते एजुकेशन के अंदर, वो बहुत पुअरली परफॉर्म करते हैं एकेडमिक के अंदर। मतलब एक बच्चे को ना हर जगह से यही सुनने को मिलता है, ठीक है। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टेरियोटाइप, अब इस स्टेरियोटाइप का इम्पैक्ट जो रिड्यूस करने के लिए या फिर
रिजल्टेंट स्टेरियोटाइप को करने के लिए, आप कम करने के लिए एक टीचर्स इनिशियल स्टेप क्या होना चाहिए, टीचर कौन सा स्टेप लेगा इसको खत्म करने के लिए। मतलब आप देखो, एक बच्चे को ना सिर्फ बार बार यही बताया जाता है कि आपके जो क्लास के लोग हैं, मतलब आपके सोशल ग्रुप के लोग हैं ना, वो अच्छा कर ही नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब ये क्या है, एक स्टेरियोटाइप हो गया ना ये, तो इसको रिड्यूस करने के लिए टीचर क्या स्टेप उठाएगी या उसको उठाने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है देखो, इग्नोर कर दे वो उस कंसर्न को, तो ऐसा तो नहीं करेंगे भाई, इग्नोर नहीं करेंगे इस कंसर्न को, सबको सीखने का बराबर का हक है। ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप के वो कंपटीशन करवा दे कि देखो भाई ये लोग भी कुछ कर सकते हैं, तो देखते हैं इस ऑप्शन को अभी। सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव द अकेडमिक एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन, या फिर आप बच्चों को बोलो कि हाँ भाई लोग सही कहते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ और करने लग जाओ, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डिलीट हो गया। फोर्थ इज प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम द डिफरेंट सोशल ग्रुप, कि आप उसको स्टोरीज बताएं, एग्जाम्पल दें बच्चों को क्लास के अंदर कि देखो अलग अलग सोशल ग्रुप से भी लोग कितना अच्छा करते हैं। तो देखो हमारे ऑप्शन कौन से बचे, 2 एंड 4। अब आप खुद बताओ कि 2 और 4 में से हमारा बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है। ओके, तो यस, फोर्थ ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। कंपटीशन वाला जो है, हमें कंपटीशन क्रिएट नहीं करना है बच्चों के अंदर, बल्कि क्या करना है, कोऑपरेटिवनेस लेके आनी है बच्चों के अंदर कि वो साथ में रह के एक दूसरे के साथ क्या कर सके, पढ़ सके। तो फोर्थ ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि समावेशी कक्षा की बात हो रही है, अ टीचर शुड, शिक्षक को क्या करना चाहिए, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। सेकेंड ऑप्शन, शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपैथी टुवर्ड द डिसेबल्ड लर्नर्स, या फिर एक सिंपैथी का एटीट्यूड रखना चाहिए डिसेबल्ड के प्रति। थर्ड ऑप्शन, यूज लेबल सच एज हैंडीकैप्ड चाइल्ड और रिटार्डेड चाइल्ड टू कैटेगराइज चिल्ड्रन, या फिर उनको इन वर्ड से जो हैंडीकैप्ड या रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं उनसे संबोधित करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन, पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड लर्नर, या फिर जो टैलेंटेड बच्चे हैं ना, जो हाई ग्रेड बच्चे होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, उन पे ही ध्यान देना चाहिए। तो अब आप बताओ इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई। देखो यहाँ पे क्या है, सिंपैथी दिखानी है उनके प्रति, जो आपके डिसेबल्ड स्टूडेंट है, इसकी बात हम कभी भी नहीं करते हैं भाई, सिंपैथी नहीं दिखानी है आपको, उनको क्या करना है, लर्न करवाना है, उनको भी चीज़ों को सिखाना है, उनको भी एजुकेट बनाना है आपको। ओके, हैंडीकैप जैसे वर्ड यूज़ करने चाहिए, ये भी नहीं करते हैं हम लोग। फोर्थ ऑप्शन पे क्या है, सिर्फ गिफ्टेड स्टूडेंट पे ही ध्यान देना चाहिए, नहीं, उन पे तो ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ सबके ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ, क्योंकि यही है कि हर बच्चा लर्न कर सकता है, सीख सकता है अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग। 15th क्वेश्चन देखते हैं, एज स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम, जो स्टूडेंट है उसके अंदर ये फॉलोइंग साइंस है, क्या क्या है, एनेक्साइटी अराउंड रीडिंग, मतलब एनेक्साइटी हो जाती है उसको रीडिंग करते टाइम, यानी कि पढ़ने के प्रति चिंता, या फिर डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, या फिर वो उसको वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता। पुअर वोकेबलरी स्किल्स, उसका जो शब्दावली है वो भी उतना क्लियर नहीं है, पुअर है। या फिर डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग द व्हाट वाज रीड, या वो भूल जाता है या समझ नहीं पाता कि उसने क्या पढ़ा था। अब आपको ये बताना है, ये जो साइन बच्चे के अंदर, ये सारे साइन जो हैं शो हो रहे हैं बच्चे के अंदर, ये क्या दिखाते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं। ओके, तो वो चाइल्ड जो है एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है या फिर वो क्रिएटिव चाइल्ड है। तो देखो क्रिएटिव जैसा तो यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है ना। आई स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, आई स्टूडेंट विद मेंटल इम्पेयरमेंट, तो वो मेंटल इम्पेयरमेंट नहीं है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आई स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, उस बच्चे के अंदर कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, यानी कि अधिगम सशक्तता वाले विद्यार्थी है वो। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा थर्ड, आई स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। ये जो जितने भी आपने यहाँ पे इंडिकेशन देखे थे ना, ये किसको इंडिकेट करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16th, अ टीचर कैन एड्रेस द नीड ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय, कि मतलब जो इंक्लूसिव क्लासरूम है जहाँ पे हर तरीके के बच्चे आते हैं, उस क्लासरूम के अंदर जो स्पेशली एबल्ड लर्नर हैं उनको टीचर कैसे एड्रेस कर सकता है, उनके नीड को।
एम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट करवा दे उनका। फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट, मतलब सारे स्टूडेंट को वो एक ही वेज में इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। गिविंग अ लॉट ऑफ रिटर्न होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग ऑफ आंसर फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट, उनको बोल दिया जाए कि आप कॉपी कर लो जो ब्राइट स्टूडेंट है उनके होमवर्क में से। डेवलपिंग अ स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो अब आप बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई। पेपर पेंसिल टेस्ट भी नहीं करवाना है, ओनली यूनिफॉर्म वेज में भी नहीं पढ़ाना है कि आप सबके लिए एक ही डंडे से, जिसको बोलते हैं एक ही डंडे से सबको हाँकना, वो भी नहीं करना है। या फिर आप बोलो उसको कि आप जो होमवर्क है उसको क्या कर लो, कॉपी कर लो, ये भी नहीं करना है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ वाला, कि आप क्या करें, एनालिसिस करें हर एक स्टूडेंट की लर्निंग स्ट्रेंथ और वीकनेस को, और उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रेटेजी बनाए, ऑब्जेक्टिव बनाए कि किस तरीके से बच्चों को क्लास में पढ़ाना है। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। 17 क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हर क्लासरूम बाय, जो टीचर है वो क्या कर सकता है, इनकरेज कर सकता है क्रिएटिव लर्नर को किस तरीके से अपनी क्लासरूम में। एम्फेसाइजिंग ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग, डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, या फिर इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज डिस्करेजिंग द स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग द चैलेंजेस। देखो जो मैंने पेपर 1 की आज वीडियो डाली थी सेकंड पार्ट, उसमें भी मैंने बात की थी कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग की। तो जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है इसके अंदर हम सिर्फ एक ही वे में सोचते हैं। ओके, तो एम्फेसाइज करवाएं हम सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग के में, मतलब बच्चा एक पर्टिकुलर आंसर ही सोचे, तो ऐसा तो ये तो पॉजिटिव ऑप्शन आपका नहीं है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्या कर रही है, डिस्करेज। नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग को तो हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, अप्रिशिएट करना है, उसको डिस्करेज नहीं करना है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, डिलीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, इनकरेज करें मल्टीपल पर्सपेक्टिव को, किसको इनकरेज करे, मल्टीपल पर्सपेक्टिव को क्या करे, वो इनकरेज करे यहाँ पे, और अप्रिशिएट करे ओरिजिनल आइडियाज को। तो ये ऑप्शन कुछ ठीक लग रहा है। फोर्थ देखते हैं, डिस्करेजिंग द स्टूडेंट फ्रॉम मेकिंग, एक मिनट, डिस्करेजिंग द स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरस्टैंडिंग चैलेंज, मतलब डिस्करेज करे स्टूडेंट को रिस्क लेने से या चैलेंजेस लेने से, कि आप डिफरेंट तरीके से भी सोच सकते हो। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, डिलीट हो गया। तो हमारा जो पॉजिटिव आंसर है या फिर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, थर्ड। इनकरेज करना है आपको बच्चों को कि वो अलग अलग तरीके से सोचे, और अप्रिशिएट करना है उनके ओरिजिनल आइडिया को। ऐसा नहीं है कि एक ने जो बोला सब उसी को कॉपी करें, नहीं, सब अपना अपना अलग अलग आइडिया दे सकते हैं और ओरिजिनली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज encouraging multiple perspective and appreciating original idea। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। कौन सा फैक्टर है जो मीनिंगफुल लर्निंग को सपोर्ट करता है क्लासरूम के अंदर। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, आप नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा दे चिल्ड्रन को लर्न करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। या फिर इंक्रीजिंग रिवॉर्ड टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, रिवार्ड देते रहे आप बच्चों को ताकि वो मोटिवेट फील करे। या फिर फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप लेक्चर मोड को ही दे फॉलो करें कि आपने क्लास में लेक्चर दे दिया और बच्चों को समझ में आया या नहीं आया कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर द चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबिंग एंड लर्निंग। तो अब आप बताइए इसमें से बहुत पॉजिटिव आंसर क्या है। देखो टेस्ट लेने से, हर ज़्यादा टेस्ट का नंबर बढ़ाने से भी ये नहीं होगा कि बच्चे सीख जाएंगे अपने आप, नहीं, आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा, तभी तो टेस्ट लेने का कोई फ़ायदा है ना। या फिर आप हर बार रिवॉर्ड देते रहें कि बच्चे मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए, जब तक बच्चों के अंदर से नहीं आएगा ना पढ़ने का, तो आप कितने भी रिवॉर्ड देते रहिए वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा। रिवॉर्ड देना, रीइंफोर्समेंट करना बच्चों को अच्छी बात है, लेकिन ऑल टाइम ये काम नहीं करता। ओके, नेक्स्ट इज, क्या आप लेक्चर मोड यूज़ करें, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है हमें कि सिर्फ आप लेक्चर मोड ही यूज़ करें। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो गया कि आप इंटरेस्ट दिखाएं कंटेंट मैटर में और एक कंसर्न शो करें चिल्ड्रन के ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग के प्रति। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, जो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी होती है उसका यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है। नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन, कि आप कोई अटेंशन ही नहीं दे रहे हो सॉल्यूशन को इवेल्युएट करने के लिए।
सेकंड ऑप्शन फंक्शनल फिक्स्डनेस, फोकसिंग ऑन ओनली द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो पुराने तरीके हैं ना आपके पारंपरिक, ये क्या बोलते हैं इसको, परंपरागत तरीके हैं, उन्हीं पे आप ध्यान दें। या फिर रिस्पॉन्स एट गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, क्या आप एक ही वे में सोच रहे हो बस प्रॉब्लम को और उसी में स्टक हो जा रहे हो। या फिर मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, तो जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है ना, वो क्या होती है कि आप उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और एक एक करके उन पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ गोल्स, मतलब कि समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसके लिए, प्रभावशाली समस्या समाधान की रणनीति का ये एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग, इनमें से इफेक्टिव जो है स्ट्रेटेजी है वो नहीं है टीचिंग लर्निंग की, कौन सी, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस, तो देखो ये तो जो है आपकी इफेक्टिव टीचिंग की एक स्ट्रेटेजी है कि आप इनकरेज करें बच्चों को, एक इंट्यूटिव गैस जो अंदर से उनका गैस आ रहा है उसको बताएं, वो तभी तो एक कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर निकल के आ पाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, इसको आप डिस्करेज करेंगे, तो ये भी क्या है आपका टीचिंग लर्निंग का, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसने यहाँ पे देखो ये ध्यान रखना नॉट पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज डायलॉग डिस्कशन, तो ये भी एक पॉजिटिव आंसर है आपका। डायलॉग और डिस्कशन जितना आप क्लास में कराते हो उतनी ज़्यादा आपकी जो क्लास में लर्निंग होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, कि आप रिप्रोड्यूस कर दे, आप बच्चों को बोले कुछ जैसे आपको नॉलेज दी गई है ना, आप एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दो उसको एग्जाम के अंदर, या फिर आप कोई भी आंसर राइटिंग का कुछ भी हो रहा है तो उसको। तो यहाँ पे क्या आता है, इसने बोला था नॉट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग, तो ये तीनों तो क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है टीचिंग की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ हो गया, कि दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये हमारी जो है करेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप जितना भी हमने किया है क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और पेपर 1 की वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें भी जो क्वेश्चंस आए हैं आपके पेपर 2 के, ऐसा नहीं है कि जो पेपर 1 में आते हैं वो पेपर 2 में नहीं आते, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे भी जो भी वीडियोज़ आएंगी। तो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।